हरियाणा की बदलती राजनीति और उसके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और हरियाणा के युवा नेता। दुष्यंत जी, पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने सुना कि आप ठीक ठाक खाना बना लेते हैं, तो मुझे ये बताइए कि हरियाणा में जो होने वाला था, तो क्या आपको पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला है? नहीं, खाना और दाल में कुछ काला है, इन दोनों का कोई इकट्ठा होने का औचित्य नहीं है। देखो, राजनीति है और राजनीति के अंदर हर संगठन ये चाहता है कि वो अपना पैर पसारे। भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से 303 पे पहुंची, आज 370 का लक्ष्य लेके बढ़ रही है। हमारा भी 5 साल में ये टारगेट है कि 10 हमारे विधायक जीते, इसको 46 हम करें। हमारे भी सांसद पार्लियामेंट में जाए जो हरियाणा की बात रख पाए। भारतीय जनता पार्टी भी, उनके 10 सांसद थे, 41 विधायक है, वो चाहती है वो नंबर बढ़ाए। दोनों पार्टीज ने बड़ा अच्छा तरीके से 4.5 साल का अपना काम प्रदेश के अंदर कर कर दिखाया। प्रदेश प्रोग्रेसिव हुआ। डिस्पाइट कोविड जैसी सिचुएशन के हरियाणा की अर्थव्यवस्था में 26% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आई हैं और ग्लोबली नई ऐसी इंडस्ट्री को हम ला पाए जिसने स्टेट को फ्लरिश किया है। वहीं की पार्टीज़ का आगे चलना नहीं इकट्ठे हुआ, ये तो पॉलिटिकल निर्णय है। ये कोई गैस के ऊपर सब्जी के बराबर तो नहीं है कि मिर्च मसाला बराबर डालना है। किस दिन ये निर्णय होता है उस दिन पार्टी फिर फैसला करती है आगे क्या कदम उठाना है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें अनाउंस कर दी। हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ने 10 की 10 सीटों पर लड़ने का किया। कांग्रेस जो अपने आप को 10 के दम पे रखती थी, वो 9 सीटों पर आ रही है, उनको आम आदमी पार्टी का सहारा लेना पड़ा। तो ये तो राजनीतिक संभावनाएं क्या बनेगी और भविष्य कैसे बढ़ेगा उस पर निर्भर करता है। पर देखिए, जैसे अब आप कह रहे हैं कि जेजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और क्या आपकी अब रणनीति रहेगी चल के? क्योंकि मैंने ये भी सुना कि आपकी पीएससी की मीटिंग हुई थी, उसमें शायद चंडीगढ़ का भी जिक्र किया जा रहा था। आया सुझाव, किसी 2 सीनियर साथियों ने ये रखा है कि हम प्रदेश की राजधानी पे भी अपना विचार करें, और क्योंकि हमारे पास 7वें चरण में वो चुनाव है, तो हरियाणा के चुनाव के बाद समय भी मिलता है, तो जरूर उसके ऊपर भी आगे हम चर्चा करेंगे। कौन सा साथी हमारे साथ आ सकता है जो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिशियल करे उस सीट को निकालने में। मगर हाँ, प्राथमिकता हमारी 10 सीटें हैं, और 10 सीटों पर 5 साल पहले जब हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़े थे, तो दोनों पार्टियों के भी 7 लाख वोट नहीं आए थे। आज मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि हम 21 लाख का टारगेट लेके चलेंगे और उससे 3 गुना वोट प्रदेश में लाएंगे। दुष्यंत जी, आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टी का एक यूएसपी होता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए हरियाणा में कम कर दिया? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग टाइप में थे, और आपके शब्दों का मैं बोल रही हूँ कि आपने गठबंधन का जो धर्म है वो निभाया है, लेकिन बीजेपी ने तो नहीं निभाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ये मानते हो कि मैंने मेरा गठबंधन धर्म निभाया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। वो चाहेंगी कि मैक्सिमम स्टेट्स उनके सिंबल पे जीते जाएं। वो चाहेंगी कि मैक्सिमम जगह उनके लोग प्रदेशों का नेतृत्व करें। कांग्रेस भी यही चाहती थी। मगर चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक चीज कहा करते थे कि रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टीज, और वो इसलिए कहा करते थे कि एक रीजन की समस्या को, एक रीजन की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 बीजेपी के सांसद हरियाणा प्रदेश से जीतकर पार्लियामेंट में गए पिछली बार। मैं आपको एक का भी उदाहरण नहीं बता सकता कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये लड़ाई प्रदेश के लिए या किसी इशू के लिए लड़ी। दे वर ऑल डमी कैंडिडेट्स। They were all people who were just sitting and enjoying the post of member of parliament. उनका योगदान लेजिस्लेटिव वर्क में कितना रहा है ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बता सकती है। मगर क्या छोटे मार्जिनल रीजनल इश्यूज को वो उस बड़ी पार्टी की छत्र छाया में आवाज दे पाए? मुझे वो दौर भी याद है, मैं लोकदल से सांसद था, INLD से,
और उस समय ट्रैक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर कर दिया था। मुझे वो अवसर मिला एज ए रीजनल पार्टी का एमपी कि मैं ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में जाऊं, और जब मैं वो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से वो गैजेट नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा और उसको नॉन अपने एग्रीकल्चर व्हीकल डिक्लेयर कर कहीं ना कहीं वो कमर्शियल कैटेगरी से हम बाहर करवा पाए। बीजेपी के 10 एमपी थे, किसान आंदोलन के एक इशू पे कोई बोला हो सर, बट उस इशू पे तो आप भी नहीं बोल पाए। हमारे स्टेट सब्जेक्ट था ही नहीं सर। हरियाणा के अगर हमारे सांसद वहां होते और ना बोलते, ये इशू था, पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वहां ये एक्ट बने। स्टेट्स में एक्ट्स नहीं बने। स्टेट्स ने तो सहमति भी नहीं दी, क्योंकि जब तक पास होके राष्ट्रपति के असेंट के बाद स्टेट असेंबलीज में आते और हम जब पास करते तब तो ये इशू बनता कि स्टेट में हम नहीं बोले। सर, लेकिन एक दौर था जब हरियाणा के, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान तो 2021 में पिटे भी हैं, और कई जगह से बोला जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां पर बोलने की जरूरत थी वहां बोला भी है, जहां कदम उठाने की जरूरत थी वहां कदम भी उठाए हैं। इसीलिए हरियाणा प्रदेश में हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीद पाए, 1 लाख करोड़ रुपए हम किसान के खाते पर दे पाए, 18 फसलें हम भावांतर भरपाई योजना में किसान की को जो स्टॉप गैप फंडिंग होती थी वो कर पाए। ये अगर हम ना करते और हम भी कमर्शलाइजेशन की ओर जाते, जब तो लोग क्रिटिसाइज करें। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने हरियाणा की एग्रीकेरियन इकोनॉमी को बढ़ाया नहीं, ये तो लोगों ने तय करना है। किसान आंदोलन में जो लोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी चुनाव लड़े थे, फिर लोग उनको क्यों नहीं जिता कर लाए? आज बड़ा आसान है कहना कि उस समय की बात एक विषय पर थी, वो थी बिल्स पर, और मेरे 10 एमएलएज के सपोर्ट को विड्रॉ करके, जो कि आज की गवर्नमेंट में नहीं है। क्या हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चलती? आज तो सबको दिखता है कि इनके 10 विधायक थे, उस टाइम विड्रॉ नहीं किया। विड्रॉ नहीं करते तो शायद बीजेपी की सरकार गिर जाती विड्रॉल पर। वही बीजेपी है, वही विधानसभा के 90 सदस्य है। हमारे 10 तो सरकार का पार्ट नहीं है, फिर भी तो सरकार चल रही है और स्टेबिलिटी के साथ चल रही है। इससे ही सवाल है क्योंकि कई राज्यों में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी एक तरीके से अपने पैर पसारती है, नंबर्स उनके पास आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज का जो वर्चस्व है वो कम होता जाता है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि जब किसान आंदोलन हुआ, हमारे पहलवानों का आंदोलन हुआ, आप एक जाट पार्टी की तरह अपने आप को नहीं देखते? शायद मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा एक चीज पे कि ये एक नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हो जाट पार्टी। नहीं, मैं उस पे आने वाली हूं। आई एम 35, मुझे अमेरिका भी पढ़ने का मौका मिला है, यहाँ भी पढ़ने का मौका मिला है। हाँ, यू कैन टारगेट मी एज ए युवा पार्टी, यू कैन टारगेट मी एज ए लिटरेट पार्टी, बट प्लीज मेरे संगठन में एमएलए 4 शेड्यूल कास्ट जीत के आए थे, ब्राह्मण जीत के आया था जी। हमारे संगठन में ये सोच नहीं है, और इसी कारण है कि हमें लोगों ने 15% से ज्यादा वोट शेयर 11 महीनों में दिया। और मैं तो आज भी चाहता हूं, आई एम 35 टिल आई बिकम 80। पीपल डोंट रिटायर टिल 80 इन पॉलिटिक्स, टिल आई डोंट बिकम 80 आई एम देयर टू सर्व पीपल। आई 55 मोर ईयर्स टू गो। मैं तो ये चाहता हूं कि इस 45 ईयर्स के दौर के अंदर वी शुड प्रोग्रेस अबव एंड बियॉन्ड दिस कास्ट सिस्टम। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं जी। चौटाला कौन सी जाति का नाम है? चौटाला गांव का नाम है। हमारे गांव में 36 जातियां हैं। आपका शायद सरनेम भी कुछ अलग है, चौटाला नहीं था। मैं मेरी रिसर्च करके आई हूँ सर। नहीं, यही चीज बताने की है। चौटाला हमारे गांव का नाम है। बादल इज नॉट अ सरनेम, बादल साहब के गांव का नाम है। जी। हमारे गांव में 36 बिरादरी है, और 36 बिरादरी को लेके आगे चल पड़े, इसलिए ये सरनेम कैरी फॉरवर्ड हुआ था जी। मैं आज भी मानता हूं कि हमें उस सारी कम्युनिटीज जो हमारे प्रदेश में थी उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है, ना कि आप मोहर लगा दे मुंह से कि जी ये तो एक कास्ट किया। आप कहते हैं कि चलिए आप जाट वोटर्स पे नहीं, हर कास्ट के वोटर्स पर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन अब वो
तरीके की कास्ट पॉलिटिक्स तो हो ही रही है। क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर एक ओबीसी चेहरा नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का? कहीं ना कहीं देखिए राजनीति है तो मैसेजिंग तो है। मनोहर लाल जी क्यों गए और उनकी जगह सैनी जी क्यों आए, ये जननायक जनता पार्टी का इशू तो नहीं है। हाँ, ये है कि हमने नई सरकार में जाने से मना कर दिया था जी। मनोहर लाल जी को हटाया तो बीजेपी ने हटाया। इसके ऊपर जयप्रकाश नड्डा जी बेहतर दे पाएंगे, वो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो इस पे बता पाएंगे कि क्यों उनको निर्णय करना पड़ा। बट कहीं आप देखते हैं लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में अब जाति पॉलिटिक्स एक साथ मतलब मुझे सिनोनिमस लगता है है। ये इतिहास में तो जरूर बहुत प्रोमिनेंट चीज थी, मगर धीरे धीरे जब तक से पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं, सोसाइटी में एजुकेशन की पेनिट्रेशन हो चुकी है, ये बहुत कम हो चुका। एंड एक एग्जांपल इसका है केरल, जहाँ लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, वहाँ कोई इस तरह की बातें ही नहीं करता, वहाँ इश्यूज़ पे चुनाव लड़े जाते हैं। और मैं मानता हूँ हरियाणा भी आगामी लोकसभा इश्यूज़ पे देखेगा, ना कि इस तरह के कास्ट कॉम्बिनेशन पे। सर इश्यूज पे आते हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आप थे, एक वक्त पे आपने आम आदमी पार्टी के साथ भी टाई अप किया। आप वोटर्स के पास ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर प्रेजेंट करना चाहेंगे अपनी पार्टी को, अपने कार्डर्स आज के थ्रू? हरियाणा के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देना है। आप मुझे ये तो बताओ कि क्या कांग्रेस बिना गांधी परिवार की डायरेक्शन के कोई काम कर सकती है, या क्या बीजेपी नेशनल पर्सपेक्टिव से जो आदेश आता है उसके सिवाय स्टेट में कोई निर्णय ले सकती है? सबसे बड़ा इशू तो हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देना है, जो कि पिछले 5 साल तो बिल्कुल ही गुम थी। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा को और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिलना चाहिए? हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन जब जब पार्लियामेंट में रही है, बड़े बदलाव आए हैं। चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने, किसान का कर्जा माफ हुआ देश के। वो क्यों था? क्योंकि किसान को हरियाणा के इश्यूज को जगह देने के लिए, बोलने के लिए, वहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई व्यक्ति था। आज तो ये हालत होगी, सांसद चुन के चले जाते हैं, तनख्वाह ले जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कितने इश्यूज उठाए ये तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड बताता है। पर सर ऐसा कब तक चलेगा कि किसी रीजनल पार्टी को किसी और लार्जर पार्टी का एक स्टेट में मोहताज होना पड़ता है? अभी आप देख लीजिए कि बीजेपी ने और आपने अपने रास्ते बदल लिए हैं। जब चाहे बीजेपी बुला लेती है, जब चाहे बीजेपी हटा लेती है, तो पहली बार तो अलायंस आपका किया अपना है। अस्तित्व उससे खराब होता है। हमने तो पहली बार अलायंस किया और कोई अस्तित्व ना हमारा खराब हुआ, ना हमारा कैडर टूटा। भारतीय जनता पार्टी एक माइनर पार्टनर के तौर पे चौधरी देवीलाल जी के साथ रही, फिर चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, आईएनएलडी के साथ रही। आज उनके सीट शेयरिंग में नंबर ज़्यादा थे, वो हमारे साथ मेजर पार्टनर रही। क्या पता हम आगे 46 का आंकड़ा ले ले और हमें जरूरत ही ना पड़े। तो आप ये तो भविष्य में किसको क्या पता है, ये तो मेहनत पे है। कैडर मेहनत करेगा, नंबर्स आएंगे तो भविष्य तय करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप बीजेपी के साथ दोबारा जाएंगे या नहीं जाएंगे? भविष्य में बीजेपी के साथ जाए, किसी और के साथ जाए, क्या नंबर कॉम्बिनेशन बने, शायद जरूरत ही ना पड़े। हु नोज इट। ये तो इलेक्ट्रॉल पे है कि इलेक्ट्रॉल हमें 46 प्लस दे दे, हमें सिंपल मेजोरिटी दे दे, हमें किसी और की देखने की जरूरत ही नहीं। बट जैसे एक क्योंकि जयंत चौधरी भी एक जाट नेता है और आपने उनका बयान सुना होगा, मैं एक और बयान सुनाती हूँ उनका। उन्होंने कहा था चवन्नी नहीं हूँ जो मैं पलट जाऊंगा। वो काफी वायरल भी हुआ था उनका बयान। जयंत भाई साहब जी बताए कि वो क्यों ये बात कह गए कि मैं पलटूंगा और क्यों उनको ये निर्णय लेना पड़ा। मैं तो खुद हैरान हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इस तरीके से एमएसपी की गारंटी देना। आप लोग तो फसलें खरीद रहे हैं। अगर वो उनने संविधान देश का पढ़ा है तो सब चीज पॉसिबल है। एग्रीकल्चर कम्स इनटू 2 पार्ट्स। एक आता है कि एग्रीकल्चर एज ए कमोडिटी, और कमोडिटी तय करती है स्टेट, और दूसरा आता है प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम एमएसपी कहते हैं। वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो यूनियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, वो तय करती है और स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट करती है अपॉन डिमांड। तो तय करना और ये कहना कि कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये मुझे लगता है कि उनको फिर थोड़ा सा ज़्यादा संविधान के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ शायद एमएसपी का मुद्दा
भरपूर जोर से इस बार चुनाव में आप रेस देखिए, हमने करेंगे? 14 फसलें दी हैं और हम तो 2 या 3 फसलें पाइपलाइन में रख के बैठे थे कि वी विल प्रमोट जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ आके फार्मर एग्रीकल्चर में लेके आए। हरियाणा एक एग्रीकल्चर इफेक्टिव स्टेट है। हमने मिल्क में भी, वाइट रेवोल्यूशन में भी बहुत अच्छा काम किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी किया है और आज के दिन लैंडलॉक स्टेट होने के बावजूद भी हम ब्लू रेवोल्यूशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिशरीज़ में हरियाणा ने बड़े अच्छे तरीके से काम कर और एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्रीकेरियन इकोनॉमी है, बट भविष्य में ये मानता हूँ कि जिस तरह ITES आई है, सर्विस इंडस्ट्री आई है, हरियाणा के पास बहुत स्कोप है कि हम उन फील्ड्स के अंदर भी एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रदेश को आगे ले जाएं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे जब आपकी अलायंस टूटी कि मैं तो पहले से ही जानता था ऐसे होने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा जी तो 4 साल और 5 महीने से ये बात जानते थे, इसलिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे ये अलायंस टूटेगा, ये अलायंस टूटेगा, ये अलायंस टूटेगा। 4.5 साल वो इस अलायंस को नहीं तोड़ पाए। आज वो ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो आदमी 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लिया, उसके मन में घबराहट जननायक जनता पार्टी से आज भी उतनी है। आप रोहतक उतरेंगे चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, बातें हो रही हैं। 10 के 10 सीटों पर पार्टी कैंडिडेट। आप कॉन्टेस्ट करेंगे? मैं लड़ूं, पार्टी का कोई कार्यकर्ता लड़े। अगर संगठन ये चाहेगा कि मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे, मैं तो 4 चुनाव लड़ा हूं पहले, आज तक कभी मना भी नहीं किया, आगे भी नहीं मना करता। हार जीत तो देखो वोटर्स के हाथ में, मगर संगठन के आदेश पर मैदान में उतरना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हिसार की जनसभा में आपने एक और बात कही थी, विपक्ष में रहकर बोलने का अपना मजा है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जो हैं, और बहुत ये मुद्दा गर्म हो चुका है कि वो अब ईडी के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जेल में है। क्या वाकई में विपक्ष में बोलना आसान है सर? नहीं, एक चीज, एक संदर्भ है। जब हम गोपनीयता की शपथ लेते हैं किसी भी पोस्ट पे जाकर कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हम ये कसम खाते हैं कि हम वो बात नहीं रखेंगे। जिस दिन तक मैं ऑफिस में था उस दिन तक मेरी नॉलेज में कोई भी सरकार की बात आएगी ज़िंदगी में आप कभी नहीं सुनोगे। मगर हाँ, आज मुझे पता चलता है कि ये चोरी कर रहा है, आज मुझे पता चलता है यहाँ जीरी नहीं उठी, यहाँ सरसों की खरीद MSP पर नहीं शुरू हुई, तो क्या मैं चुप रहूँगा? तो कहीं ना कहीं देयर आर बाउंडेशंस ऑफ चेयर, और विपक्ष के अंदर वो बाउंडेशंस तो नहीं रहती। केजरीवाल जी जब तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी कही? अपने प्रदेश से बाहर जाते थे तो कोई बात कहलवा लो। तो वो इशू रहेगा जहां आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो। मुझे नहीं लगता यू विल क्रॉस दैट लाइन एवर। जब आप विपक्ष में चले जाते हैं तो आरोप ये लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज को यूज कर रही है, विपक्षी नेताओं पे प्रेशर होता है, इस करके उनको डील करनी पड़ती है उनसे। नई चीज नहीं है। एक जगह ये कहना कि एजेंसीज यूज कर रही है, कोई आज की पहली बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, बिना एजेंसीज के लगा दी। चौटाला साहब को, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को 10 साल की JVT मामले में सजा हुई, क्या CBI एजेंसी नहीं थी? आज पॉलिटिकल वेंजेंस के लिए एजेंसीज तो यूज आई हैं, मगर आप कितने साफ हो, कितने साफ नहीं हो, किस तरह की जजमेंट डिक्टेट होती है, जनता इस सबको देखती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा भी अब बहुत गर्म मुद्दा है, और मैं तो पूरा डाटा तो नहीं देख पाया, मगर जिस बड़े सम में पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान पूरा लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कितनी जगह स्टेट एजेंसीज ने या नेशनल एजेंसीज ने इन इंडस्ट्रीज़ के सब्सिडरीज़ को या इंडस्ट्रीज़ को दबाव में लेकर ये बॉन्ड दिलाएं, और क्या इंक्वायरीज थी और क्यों उन इंक्वायरीज को छोड़ा गया। बहुत गंभीर विषय बनेगा, और आप मानना आने वाले समय में कई लोगों की इसमें पोल भी खुलेगी। कई लोगों की पोल खुल सकती है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया है, मेजॉरिटी बॉन्ड्स जो मैं लिस्ट में देख पाया हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी तक आए नहीं थे, कि उसके अंदर उन्हीं स्टेट्स के अंदर या तो काम मिले हुए हैं या उन्हीं स्टेट्स के अंदर इंक्वायरीज हुई हुई है या नेशनल एजेंसीज ने इंक्वायर किया हुआ।
अब आप राजनीतिक रण में उतर ही रहे हैं, आपने कह दिया 10 कैंडिडेट्स आप अपनी तरफ से फील्ड करेंगे। आने वाले जो हरियाणा के भी चुनाव हैं उसमें भी क्या आप उसी रिगर से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सवाल वही है कि क्या आप दोबारा बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं आपके जाएंगे? सवाल का दोबारा जवाब दे देता हूँ। भविष्य में हम किसके साथ जाएंगे ये कोई नहीं तय कर तो सकता, दरवाजा- और हम तो मेहनत करेंगे कि हमें किसी के साथ जाना ना पड़े। तो दरवाजा खुला है, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो एनिमीज। क्या आप कल कांग्रेस के साथ टाइप करेंगे? मुझे नहीं लगता, नहीं करेंगे। मगर क्या पता कोई एक चौथी पार्टी 2 एमएलए ले आए और हमें 46 में 2 की जरूरत पड़े तो क्या उसके साथ टाइप नहीं करेंगे? आज हमारा लक्ष्य मछली की आंख और अर्जुन का तीर एक ही है कि विधानसभा में हम 46 क्रॉस करें, और उस विधानसभा की पहली सीढ़ी जो है वो अपकमिंग लोकसभा चुनाव है। अगर हम अपना वोट शेयर बढ़ा जाते हैं, हमारा कैडर स्ट्रेंथन हो जाता है, हमारे मेंबर जीत के पार्लियामेंट में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम 40 का आंकड़ा पार करें। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जेजेपी एक क्राइसिस से गुजर रही है? क्या एज अ युवा नेता सबसे बड़ा जो दायित्व है एक युवा नेता का, वो कैसे अपने पार्टी संजोना आपको है? ना बड़े एक इंटरेस्टिंग वाक्य के साथ इसको क्लोज करूँगा। मैंने कोविड में बहुत बार यूज़ किया। जब मैं अमेरिका कैलिफोर्निया पढ़ रहा था तो एक प्रोफेसर ने एक किताब दी मैल्कम ग्लैडवेल की। उसमें ये लिखा हुआ था कि चाइनीज़ में, क्योंकि वहाँ अल्फ़ाबेट्स हैज़ मीनिंग, उनके ABCD नहीं होता, उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और उनका वो एक साइन का जो अल्फ़ाबेट होगा दैट हैज़ अ फुल मीनिंग। ओके। तो दैट वर्ड उस बुक में लिखा हुआ था कि क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी का एक ही मतलब है कि एक साइन जो है दैट मीन्स क्राइसिस ऑल्सो अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। एंड फ्रॉम दैट डे ऑफ माई कॉलेज आई हैव टेकन दैट कि मेरे लिए क्राइसिस नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। आज अलायंस टूटना भी मैं मानता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी है फॉर जननायक जनता पार्टी टू फ्लरिश, टू एक्सपैंड। कल हम अलायंस में रहते, सोचो हाइपोथेटिकल है, एक सीट पे लड़ते, फिर हमारी दोबारा चर्चाएं होती विधानसभा की, बीजेपी कहती कि आपने हमें किसी टाइम पे 29 दी थी, अब हम आपको 25 देते हैं, फिर टूटता, फिर क्या करते? तो आप इसको एक, मैं तो अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि आज हमारे आगे क्राइसिस नहीं है। हाँ, राजनीति है, राजनीति संघर्ष के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। हर व्यक्ति ने जिसने राजनीति में, पब्लिक लाइफ में अपने आप को डिवोट किया, दे हैव वर्कड डे एंड नाइट रिग्रेसली, एंड वी विल डू दैट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है हमारी ड्यूटी है लीडर कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें और आगे लेके चलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दुष्यंत जी, और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद।